Good morning, students. So today this is our last lecture of this chapter, and our topic is old and new religions and thinking about time and historical period. And this is our fifth lecture and the last lecture of this chapter. Okay, so let's start. Yes, students, so old and new religions, sixth change. Okay, this is the sixth change. So पुराने और नए धर्म. So students, एक्चुअली क्या था, जो हमारे ओल्ड रिलीजन्स थे उसमें पहले क्या था, ओल्ड रिलीजन में जैसे आप बात करें, पहले क्या था, बौद्ध धर्म था, ओके, बुद्धिज़्म था, हिंदुइज़्म था. देखिए जैसे हिंदुइज़्म जो था, हिंदुइज़्म भी हमारा अपना खुद का नहीं था. ये तो हमें पता है कि ये हमारा कहाँ से आया था, अरब से आया था. उधर वो लोग इस वर्ड को, हिंदू को लेकर आए थे. मेन तो जो हिंदू है उस टाइम पर, जो अगर हम ओल्ड रिलीजन की बात करें तो उस टाइम पर हम उसे सनातन के नाम से, जो है हमारा जो हिंदू धर्म था वो सनातन के नाम से मेन था. सनातन में, या फिर आप वैदिक धर्म भी कह सकते हैं. और ये वैदिक भी आगे क्या था, काफ़ी उसकी ब्रांचेस थी, जैसे ब्रह्म समाज में क्षत्रिय, ठीक है, जो जो जैसे थे. उसके बाद भी ब्रह्म भी आगे डिवाइड था, जैसे वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया. तो इस तरीके से सबने जो है अपने जो ओल्ड रिलीजन में इस तरीके से अलग अलग जो धर्म जो थे वो उस टाइम पर बने हुए थे. अब अगर हम न्यू रिलीजन्स की बात करें तो न्यू रिलीजन में जैसे कि क्या था कि न्यू रिलीजन में क्या चेंज आया कि जैसे इस्लाम धर्म आया यहाँ पर, ओके, इस्लाम आया. और उसकी भी आगे ब्रांचेस आई, कई शाखाएं आई, जैसे इस्लाम को भी आगे शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, ओके. उसके बाद सूफीज़म. तो ये सब उस नए न्यू रिलीजन में आए. और इसी पीरियड में जो क्या था कि हमारा जो भक्ति काल जो था वो भी इसी पीरियड में आया. और अगर हम क्या करें, साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें मतलब भक्ति काल में साउथ इंडिया में जैसे शंकराचार्य थे, रामानुजन थे, और आपके रविदास, कबीर, नानक. तो ये सब जो है न्यू रिलीजन में उस काल के दौरान इस पीरियड में आए. सो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस कि कैसे कैसे चेंजेस जो हैं हमारे ओल्ड और न्यू रिलीजन में क्या क्या चेंज आया, कौन कौन आया. सो द 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious traditions. कि जो हमारी ये 1000 years of history है, ये हमारी, अगर हम इसकी क्या करते हैं, इसकी हम हम इसको पढ़ रहे हैं. सो आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट टू रिलीजियस ट्रेडिशन. तो इसके दौरान जो रिलीजन ट्रेडिशंस जो थे, जो धार्मिक परंपराएं थी, उनमें बहुत सारे कई सारे बड़े परिवर्तन, मेजर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हुए. So people's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective beliefs in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. So student, जैसे कि यहाँ पर जो क्या था वो कह रहा है कि people believes in the divine was sometimes deeply personal. मतलब कि डिवाइन, जैसे दैविक जो तत्व जो था हमारा, डिवाइन जो थी तो दैविक तत्व में लोगों की जो आस्था थी वो कभी कभी तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, पर्सनल. ठीक है, डिवाइन वो समटाइम डीपली पर्सनल, कभी कभार तो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर होती थी. बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिवली. लेकिन मोर यूजली, आमतौर पर ये जो आस्था थी, इसका जो स्वरूप था वो कैसा होता था, कलेक्टिव होता था. ठीक है, सामूहिक रूप से होता था. सो कलेक्टिव बिलीफ इन सुपरनेचुरल एजेंसी. रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. सो स्टूडेंट, किसी डिवाइन यानी जो दैविक तत्व है उसमें अगर हम
हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव बिलीव्स की बात कर रहे हैं, सामूहिक आस्था की बात कर रहे हैं। यानी जो धर्म है वो प्राय जो यहाँ की क्या थी, जो यहाँ की जो स्थानीय समुदाय थे, लोकल कम्युनिटीज थी, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड होती थी। और as the social world of these groups altered, so too did their beliefs. और जैसे जैसे इन ग्रुप्स का क्या हुआ, सोशल वर्ल्ड यानी सामाजिक संसार, जैसे जैसे इनका सोशल वर्ल्ड जो है उसमें वो चेंज होता गया, वैसे वैसे इनकी जो बिलीव्स थे, इनकी जो आस्थाएं थी, उनमें भी चेंजेस आते गए। ओके, so students, it was during this period that important changes occur in what we call Hinduism today. So it was during this period. आज and that important changes occur in what we call today Hinduism today. So आज हम जिसे हिंदुइज्म कहते हैं उसमें भी इसी पीरियड के दौरान में बहुत सारे important changes आए, and these included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. So अब ये जो चेंजेस थे इनमें से कुछ कौन से थे, जैसे वो कह रहा है कि वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज, नए नए देवी देवताओं की पूजा, उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, अच्छा राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, और साथ में ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। और साथ ही क्या था, समाज में जो प्रीस्ट यानी जो पुरोहित थे, जो पंडित होते थे, उनके रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ जो उनकी बढ़ती हुई जो इम्पोर्टेंस और उनकी जो बढ़ती हुई डोमिनेंट मतलब उनकी जो सत्ता जो थी वो सब, तो इस तरीके से काफी चेंजेस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स आर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सो जो ये संस्कृत ग्रंथ जो था, जो ये संस्कृत टेक्स्ट जो था, इसका की नॉलेज होने के कारण ब्राह्मण जो थे उनका क्या होता गया, उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ती चली गई, एंड देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। सो उससे क्या हुआ, जो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती गई और उनके जो क्या थे, जो उनके संरक्षक थे, ओके, देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, जो उनके पैट्रन्स थे यानी जो उनके संरक्षक थे, जैसे कि जो नए नए शासक थे, जो स्वयं क्या चाहते थे, वो न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो नए नए जो रूलर्स थे, जो क्या क्या ढूंढ रहे थे, प्रतिष्ठा की चाह में थे, सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, उन्होंने सो इन पैट्रन्स, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण, सपोर्ट होने के कारण सोसाइटी में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। एंड वन ऑफ द मेजर developments of this period was the emergence of the idea of भक्ति। इस पीरियड में एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज, वो क्या चेंज था इस पीरियड में, वो था आइडिया ऑफ भक्ति के, भक्ति की जो अवधारणा के रूप में आया, एंड ऑफ अ लविंग पर्सनल ड्यूटी दैट डिवोटीज could reach without the aid of priest or elaborate rituals। और ये जो भक्ति की अवधारणा जो आई, सो इसमें ना ईश्वर यानी जो डिटीज यानी जो ईश्वर है उसकी कल्पना एक ऐसे और लविंग पर्सनैलिटी यानी एक ऐसे प्रेम से भरे हुए एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक लविंग पर्सनैलिटी दैट डिवोटी
यानी कि आप ये कह सकते हैं एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों यानी प्रिस्ट जो हमारे पुजारी हैं उनका जो ये वो जो क्या करते हैं, जो भी वो कर्म कांड किया करते थे, जो भी वो रिचुअल्स जो भी कर्म कांड करते थे, उसके बिना ही जो भक्त होते थे वो स्वयं पहुंच सके। ठीक है, सो यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। सो आप जो है इसके बारे में और जितने दूसरे ट्रेडिशंस है उनके बारे में चैप्टर 8 के अंदर स्टडी करोगे। Yes, so now this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. So students, ये वो पीरियड भी था जिसमें नए जो रिलीजन्स थे वो सबकॉन्टिनेंट में अपीयर हुए, यहाँ पर उनका आगमन हुआ। एंड मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। एंड स्टूडेंट्स, सो कुरान शरीफ का जो संदेश भारत में इंडिया में पहले 7th सेंचुरी में मर्चेंट यानी व्यापारी और माइग्रेंट यानी जो अप्रवासी लोग जो थे उनके जरिए यहाँ पर पहुँचा। एंड Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. So ये स्टूडेंट्स, so अब यहाँ पर क्या था कि जो ये थे हमारे मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान। तो ये स्टूडेंट्स मुसलमान जो थे मुसलमान कुरान शरीफ को अपना होली बुक मानते हैं और केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की सविनिटी यानी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका लव यानी प्रेम, मर्सी यानी करुणा एंड बाउंटी यानी उदारता। ठीक है, अपने में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को गले लगाता है विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, चाहे उस व्यक्ति का जो सोशल बैकग्राउंड है वो कुछ भी रहा हो। ओके, so students, many rulers were patrons of Islam and ulema, learned theologian and jurist। so patrons मतलब संरक्षक, ठीक है, थियोलॉजियंस यानी कि जो धर्मशास्त्री होते हैं, और जुरिस्ट यानी जो न्याय शास्त्री होते हैं। सो मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जुरिस्ट। सो स्टूडेंट्स, वो ये कहते हैं कि कई सारे रूलर्स इस्लाम और इसके जो विद्वान जो थियोलॉजियन धर्मशास्त्री हैं और जो इसके जुरिस्ट यानी न्यायशास्त्री हैं, मतलब उलेमा को पैट्रन यानी कि संरक्षण भी देते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदू धर्म की तरह ही जो इस्लामिक धर्म था उसके जो फॉलोवर थे वो भी अपने धर्म को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे, उसकी व्याख्या करते थे। एंड देयर वर द मुस्लिम, हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, सो देयर वर द Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leaders of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early Khalifas of the community and the succeeding Khalifas। So students, मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के जो क्या थे, जो सन-इन-लॉ थे, जो दामाद थे अली, उनको मुसलमानों का लेजिटामेट यानी उनको विधि सम्मत लीडर मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं को अपना लीडर उन्होंने स्वीकार किया हुआ था। एंड देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ
Hanafi and Safi, mainly and in theology and Masic traditions. So student इस जैसे जो इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर इंडिया में जो हनफी और सफ़ी जो थे सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं उनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई तरह के चेंज रहे हैं और कई तरह के डिफरेंसेस रहे हैं और ऐसे ही थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र और जो मास्टर ट्रेडिशन यानी जो रहस्यवादी विचार हैं उनको लेकर डाइवर्सिटी विभिन्नताएं देखने को मिलती है. So students, you can see in this slide major developments in religious traditions. Yes students, so major development in religious traditions, Hinduism, idea of bhakti become popular, and next is Islam. Okay, so Hinduism में क्या था? नंबर 1 worship of new deities started. Number 2 importance of Brahmins grew. Number 3 temples were constructed by kings. Next is ideas of bhakti become popular. उसमें क्या था? Devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. And third is Islam. So number 1 it accepted the sovereignty of one God, that is Allah. Number 2 Islam was interpreted in two ways by Shia and Sunni Muslims. And number 3 Muslims regarded Quran as their holy book. Okay, so students, so follower of Islam, yes, first is Shia Muslims and second is Sunni Muslims. So Shia Muslims believe that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. And Sunni Muslims accepted the authority of the early and succeeding leaders, Khalifas of the community. So now our next change. So this is the last change, students. Thinking about time and historical period. So thinking about time and historical period. So historians do not see time just as passing of hours, day or years as a clock or a calendar. ये स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें क्या है, जैसे कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ना अपने अपने हिसाब से जो है इंडिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उनके पीरियड्स को. ठीक है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियड को डिवाइड किया गया है. तो कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो इसको किस में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में, हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ठीक है, इस बेस के ऊपर उनको डिवाइड करते थे. लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लो हम सिर्फ हिंदुइज्म की बात करें कि भाई यहाँ पर हिंदुइज्म था, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हिंदुइज्म एक्चुअली आपको पता है कि हमारे इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये अगर हम हिंदुइज्म का ही खाली इसको क्या बोलें, पीरियड बोलें, या हम इसको इस्लामिक पीरियड बोलें, या हम इसको ब्रिटिश पीरियड बोलें, तो इसमें जो हमारी कंट्री के में जो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं तो वो कहीं गायब हो जाती हैं, तो वो विभिन्नताएं कहीं नज़र नहीं आती. हिंदुइज्म देखते हैं, अगर हम खाली हिंदू का पीरियड बोलते हैं तो उसमें जो हिंदुइज्म के अंदर भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो वो सब वो उनके बारे में स्टडी नहीं होती है. अगर हम मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम की, चलो उस टाइम पर उन्होंने अपने बड़े बड़े काफ़ी एम्पायर खड़े करे, साम्राज्य बनाए, लेकिन उस टाइम पर भी हिंदुइज्म ऐसे तो तब भी ये तो नहीं था कि वो ख़त्म हो गया था. उसकी मेजॉरिटी हमेशा से ही कंट्री के अंदर रही है. सो फिर से वो हम खाली मुस्लिम के अंदर भी नहीं कर सकते. और थर्ड ब्रिटिशों की बात करें, तो जब ब्रिटिश आए तो जैसे यूरोपियन जो
कंट्रीज जो हैं वो इधर आई, उन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाई या उस टाइम पर काफ़ी चेंजेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर हमारी जो खुद की पहचान है वो ख़त्म नहीं हुई। तो हम उसे खाली ब्रिटिशों का पीरियड के रूप में भी हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हुआ, स्टूडेंट्स तो बाद में जाकर जैसे इनके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद ये माना गया कि हम अपनी जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसको हिंदुइज्म या मुस्लिम और ब्रिटिश में नहीं डिवाइड करना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से डिवाइड करके हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। ये एक सही मतलब ये एक सही डिसीजन नहीं हुआ, सही जो हम अपने पीरियड को बांटे। तो इसीलिए बाद में क्या डिसाइड हुआ कि हम उसे, जैसे हम पढ़ते हैं आजकल एंशियंट टाइम, ओके, मेडिएवल टाइम और मॉडर्न मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न इंडिया। सो ये माना गया है कि ये हम अगर हम अपनी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करें तो ये पीरियड, ये डिवीजन जो पीरियड का है, ये सबसे बेस्ट पीरियड, बेस्ट डिवीजन है। कौन सा? एंशियंट टाइम, एंशियंट पीरियड एंड मिडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ओके। और मॉडर्न पीरियड के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा जो मिडिएवल पीरियड है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो जैसे आपने पिछले 6th क्लास में आपने किसके बारे में स्टडी किया? एंशियंट पीरियड के बारे में। 7th में आप किसकी स्टडी करोगे? मिडिएवल पीरियड की। एंड 8th क्लास में आप किसकी स्टडी करोगे? मॉडर्न पीरियड की। और अब अगर हम कभी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ कंपटीशन में आपके पास मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। सो जब तक आपको मिडिएवल पीरियड, ये जो 1000 ईयर्स जो बीच के रहेंगे मिडिएवल पीरियड में, जिसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आए, ओके, तो अगर हम इनकी स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं तो हम मॉडर्न पीरियड के को भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो आपके पास जो भी हमने ये चेंजेस देखे हैं, इन चेंजेस के बारे में हमारा ये पूरा जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है पूरी इसी के ऊपर रिलेटेड है। हर एक चैप्टर में जितने भी चेंजेस हैं इनमें इनके बारे में एक एक टॉपिक उठाकर स्टडी की गई है। तो जो नेक्स्ट जो आगे चैप्टर आएंगे वो इन्हीं के बारे में स्टडी होगी, जितने भी हमने अभी तक ये चेंजेस देखे हैं। क्योंकि हमने सेवन चेंजेस देखे हैं, ये हमारा 7th चेंज है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ओके। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो नाउ यस, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो इन सब की स्टडी, जितने भी हमने चेंजेस इस चैप्टर में देखे, ये सब हमारे आगे सारे ये सारा जो हमारी हिस्ट्री है 7th क्लास की, उसमें इसी से रिलेटेड सारा रहना है। सो historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and belief. So students, जो historians जो थे हमारे, वो टाइम को केवल आवर्स के उसमें, ठीक है, डेज या ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, वो इसको नहीं देखते, ठीक है। एज अ क्लॉक और कैलेंडर की तरह वो ऐसे नहीं देखते, या फिर वो यानी जिसमें हम केवल किसके बारे में, कुछ घंटों के बारे में, ठीक है, आवर्स के बारे में, या कुछ डेज के बारे में, या ईयर्स के बीतने के रूप में हम नहीं देखते। सो उनका जो होता है, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द persistence एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। कहते हैं कि उनका जो नजरिया है वो ये है कि जो टाइम होता है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले चेंजेस को भी को भी झलकाता है, उसको भी दिखाता है। सो ये दिखलाता है कि जो विचार है और जो बिलीव्स यानी विश्वास है, उनमें कितना क्या आया है, कितना स्थायित्व, कितनी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या कितना उसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या कितना वो वहीं पर ही रहा है। तो वो सब चीजें ये दिखाता है। So the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possess shared characteristics. So अगर हम पास्ट को क्या करते हैं, पास्ट को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या बड़े बड़े मतलब पीरियड्स में, ठीक है, लार्ज सेगमेंट में या पीरियड्स में
हमने उनको डिवाइड कर दिया जाए, हम उसको डिवाइड कर दे, तो इस टाइम की स्टडी करना, ठीक है, ये आसान हो जाता है कि अदरवाइज तो इतना बड़ा टाइम पीरियड है, इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारी, तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो अगर हम उनको कुछ लार्ज सेगमेंट में, बड़े बड़े हिस्सों में या फिर लार्ज पीरियड्स में हम डिवाइड करके स्टडी करें तो वो शायद ज़्यादा ईजी रहेगा। So in the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods. Okay, so yes, 19th century के middle में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। And this division was based on the idea that religion of rulers was the only important historical change, and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. और ये जो डिवीजन जो है ये इस बेस पर, इस विचार पर, मतलब इस बेस पर किया गया था कि जो यहाँ पर क्या थे, जो शासक थे हमारे, जो रूलर्स थे, ओके, जो शासक हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि जो शासकों का जो धर्म ही है, धर्म ही एकमात्र एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है। कह रहे हैं ना वो कि द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स के जो रिलीजन है वो द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, सिर्फ उन्हीं का यही एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है। एंड उसमें क्या है, उसमें और जो दूसरी चीज़ें हैं और जो इकोनॉमी है और सोसाइटी है या कल्चर है उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चेंज नहीं आता। सो वो ये कहते हैं आगे नेक्स्ट, so society such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent, कहते उनमें तो कोई चेंज ही नहीं आता, इसलिए उनकी स्टडी करना कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको डिवाइड करना। ओके, तो अब वो ये कहते हैं कि इस मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस दृष्टिकोण में तो इस सब कंटिनेंट की जो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, रिच डाइवर्सिटी जो है उसकी क्या होती है, उसकी टोटली उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको टोटली उपेक्षा हो जाती थी। जैसे अगर हमने मान लो हम उसको हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश में डिवाइड करके हम अब स्टडी करते हैं तो इसमें जो हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो तो टोटली इग्नोर हो गई थी। तो ये जो डिवीज़न है ये सही नहीं लगा हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। So students, few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors of characterize the major element of different movement of the past. So अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि few historians follow this periodization today. तो इस पीरियड का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, विभाजन है, इसको आज बहुत कम हिस्टोरियंस जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स जो हैं उनके बेस पर ही पास्ट को अलग अलग पीरियड्स में, अलग डिफरेंट मूवमेंट्स में पास्ट को डिवाइड कर, मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको कैरेक्टराइज किया है उन्होंने पास्ट में डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर। सो द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर included a wide range of early societies, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. ओके, जैसे आपने जो 6th क्लास में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें आपने जो एंशियंट टाइम में कई तरह के क्या पढ़ी, कई सारी ऐसे अर्ली सोसाइटी की वाइड रेंजेस पढ़ी है जिसमें आपने क्या पढ़ा, जो हंटर गैदरर्स थे उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, अर्ली फार्मर्स जो थे उस टाइम के, और पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस जो कस्बों और शहरों गाँवों में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में स्टडी की।
and the histories you will be studying this year are often described as medieval. और इस ईयर में आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें क्या है, मेडिएवल हिस्ट्री, उसको मेडिएवल हिस्ट्री कहा जाता है. एंड यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी एंड द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. So students, इसमें आपको जो हमारे peasants हैं, जो peasant society है उसका और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा. जो यहाँ पर रीजनल और आपके क्या है, राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, जो आपका यहाँ पर ये है, जो इसमें आपके पास वो कह रहे हैं कि एक तो आपके क्या हो गए, एक तो आपके पीजेंट्स हो गए जिनके बारे में आप स्टडी करोगे इस वाले पीरियड के अंदर, और जो आपके क्षेत्रीय और जो साम्राज्य राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन जो हुई उनके बारे में. और कभी कभी तो आप वो क्या पढ़ोगे, जो आपके ग्रामवासियों और जो आपके वनवासी हैं, पेस्टोरल जो गांव वाले होते हैं, गांववासी होते हैं, और फॉरेस्ट पीपल जो जंगलों में रहते हैं, वनवासी होते हैं, उनकी कीमत पर. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. कहते हैं इनकी कोस्ट पर जो प्रधान धर्मों के रूप में जो हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म के विकास, और जो यूरोप से जो क्या आई, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, उनके बारे में और ज़्यादा हम विस्तार से यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी. And students, so these 1000 years of Indian history witnessed considerably change. So इंडिया के हिस्ट्री के ये 1000 years मतलब कि बहुत सारे चेंजेस के लिए ये विटनेस एक साक्षी है. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th century. कहते हैं जो आप ये कहें जो 16th and 18th century या क्या है, और 8th और या 11th century से ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, मतलब डिफरेंट है. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. सो इसीलिए इस सारे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में देखना आपके मतलब ये प्रॉब्लम से ये क्या है, नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम के तो ये हो ही नहीं सकता. अगर आप पूरे इसको एक हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में इसके स्टडी करते हो, फिर भी हिस्टोरिकल रूप में स्टडी करते हो तो ये प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा. सो मोर ओवर द मेडिएवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. So फिर जो medieval की जो तुलना है प्राय हम किससे करते हैं, उससे हम मॉडर्न जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उससे की जाती है. ओके, और जो मॉडर्निटी है उसके साथ, मॉडर्निटी के साथ जो मटेरियल प्रोग्रेस है, मटेरियल प्रोग्रेस और जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है, यानी जो बौद्धिक प्रगति है, उसका भाव भी जुड़ा हुआ है. सो दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिएवल पीरियड वाज lacking in any change whatsoever. So but of course we know this was not the case. So इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो क्या है, जो मेडिएवल पीरियड है, ठीक है, जो मेडिएवल पीरियड की जो क्या है, हमारी जो रूढ़िवादिता है मेडिएवल पीरियड की, वो मतलब वो एक मेडिएवल पीरियड रूढ़िवाद था और इस दौरान कोई चेंजेस हुआ ही नहीं. लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, ठीक है, कि मेडिएवल पीरियड में हम ये कहें कि उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन अब हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ. मेडिएवल पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. So
So students, this is the last paragraph, a last slide of this lecture. So during these 1,000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. So इस 1,000 वर्षों के दौरान इस सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में प्राय चेंजेस आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको भी उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. And as you read this book, look out for signs of change and the historical progresses at work. So इस बुक को पढ़ते समय आप जो परिवर्तन, जो चेंजेस के जो ये क्या हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, चिन्ह हैं, और यहाँ जो सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान देते चलें, जो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क जो चल रही हैं. एंड ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर what you read in this book with what you read last year. साथ ही साथ जो आप ने इस क्लास के अंदर 7th क्लास में इस बुक में जो भी कुछ आप पढ़ोगे, आप उसमें जो आप लास्ट ईयर पढ़कर आए हो 6th क्लास में, उसके साथ आप कंपेयर भी करते जाएं. एंड लुक आउट फॉर चेंजेस दैट एंड continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. और जो आप चेंजेस भी देखते जाएं इसके अंदर, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, भी संभव हो ये भी देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं, कहाँ चेंजेस आए हैं और कहाँ नहीं आए हैं. और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी देखें कि ये देखें और भी क्या कुछ बदला है और वैसे क्या कुछ वैसा ही रहा है. So students, history is broadly divided into two periods. So prehistory and post-history. In prehistory, no written records available. Post-history, written records available. Okay. Next, British historians divided the history of India into 3 periods. First is Hindu, second is Muslim, and third is British. Okay. So students, today our chapter is completed, and so that's all for today. Have a good day.